जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के प्राइवेट फर्म ने बनाया भारत का पहला 100% मेड इन इंडिया माइक्रो टर्बोजेट इंजन। डीआरडीओ ने इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। उत्तर प्रदेश में हुआ उद्घाटन साउथ एशिया के सबसे बड़े मिसाइल एंड एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स का। इंडियन नेवी चीफ ने कंफर्म किया कि ब्रह्मोस बनेगा उनका प्रमुख हथियार और 2050 तक रशिया डिप्लॉय करेगा 6th जनरेशन फाइटर जेट। हैदराबाद बेस्ड भारत के एक प्राइवेट एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म जिसका नाम है रघुवंशी मशीन्स टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में RVMT, तो इस कंपनी ने पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन को लॉन्च किया है और उनके इस इंजन का नाम है इंद्रा RV25-240N, जिसे आत्मनिर्भर भारत वाले विजन को ध्यान में रखकर ही विकसित किया गया। और इस स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन की जो लॉन्चिंग थी तो वो डीआरडीओ के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी की मौजूदगी में की गई है। और डीआरडीओ के फॉर्मर चेयरमैन ने RVMT की फैसिलिटी में इस इंजन की लाइव टेस्टिंग को भी विटनेस किया और औपचारिक रूप से इसके असेंबली और टेस्ट लैब का भी उद्घाटन किया। और इस माइक्रो टर्बोजेट इंजन को लेकर कहा गया है कि ये 100% मेड इन इंडिया है और ये भारत का अपनी तरह का इस तरह का पहला स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन है। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये डेवलपमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और साथ ही साथ क्रिटिकल मिलिट्री प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के लिए भारत को एक एक्सपोर्ट हब बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देगा। और इस माइक्रो टर्बोजेट इंजन्स को UAVs, मिसाइल्स, ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स, रेंज एक्सटेंडर्स, तो इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस इंजन का डिज़ाइन पूरी तरह से स्वदेशी है, इसको पूरी तरह से भारत में ही इंजीनियर्ड किया गया है और इसमें IIT हैदराबाद का भी सपोर्ट शामिल है। हालांकि इस इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। पुणे में आयोजित MSME डिफेंस एक्सपो 2024 के दौरान डीआरडीओ ने इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 23 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैंडओवर किए और इसके तहत कई अलग अलग डोमेन्स की टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट्स, लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस, कॉम्बैट व्हीकल्स, नेवल सिस्टम्स और एरोनॉटिक्स, इस तरह के महत्वपूर्ण डोमेन्स शामिल हैं। और अगर बात करें इन्हीं डोमेन्स में से कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज की तो उसमें शामिल है तेजस के लिए कार्बन और कार्बन एयरक्राफ्ट ब्रेक्स की मैन्युफैक्चरिंग, 100 मीटर के इन्फेंट्री फुट ब्रिज फ्लोटिंग, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के लिए 40 mm के हाई एक्सप्लोजिव एंटी पर्सनल ग्रेनेड, मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 के लिए 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर का फुल ट्रेलर, एक्सपेंडेबल मोबाइल सोलर हीटेड शेल्टर, NMR सुपर कैपेसिटर्स, वेपनाइजेशन ऑफ हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, हाई प्रेशर वाटर मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम, तो इस तरह की कई सारी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर की गई। बाकी इसके अलावा आज इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने MSME डिफेंस एक्सपो 2024 को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान इस एक्सपो में आए कई सारे स्वदेशी इनोवेशंस को भी उन्होंने विटनेस किया। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि गल्फ ऑफ अदन और अरेबियन सी की ऑनगोइंग मैरीटाइम सिक्योरिटी सिचुएशन के रिस्पांस में और किसी भी मैरीटाइम थ्रेट के खिलाफ एक प्रॉम्प्ट एक्शन को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेवी ने अरेबियन सी पर C-130 एयरक्राफ्ट से मार्कोस स्पेशल फोर्सेस का एयरबॉर्न इंसर्शन, इन्फ्लेटेबल क्राफ्ट्स की पैराड्रॉपिंग, तो इन सभी की प्रैक्टिस करी थी, जो कि इस रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने की तरफ इंडियन नेवी की महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बालाकोट एयर स्ट्राइक या यूं कहें ऑपरेशन बंदर की 5वीं एनिवर्सरी है। आज से 5 साल पहले इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स ने बालाकोट में एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक करी थी, जिसमें पाकिस्तान में पलने वाले 300 सुमोरों को होरीफाइड कर दिया गया था। तो आज सोमवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आयोजित एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात की तरफ पॉइंट आउट किया कि आज के समय में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो बहुत ही जटिल मामला हो चुका है। बाकी भारत ने जिस तरह से LAC पर चीन की घुसपैठ और उससे पहले पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जिस तरह का रिस्पांस दिया है, तो उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामले में भारत का संदेश अपने आप में स्पष्ट किया है। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि किस तरह से उरी हमले के जवाब में भारत ने पहले 2016 में POK में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, फिर उसी तरह से 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करी थी। इसी तरह से जब कोविड के समय चीन ने LAC पर हमें चुनौती दी थी तो उस समय चीन को पर्याप्त उत्तर देने के लिए हमने प्रभावी तरीके से काउंटर डिप्लॉयमेंट्स करी थी और साथ ही साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि काफ़ी लंबे समय से इग्नोर किए गए, तो उस गलती को भी हमने सुधारा और हमने देश का जो डिफेंस है उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया है। बाकी एक और अपडेट की आज ऑपरेशन बंदर की 5वीं एनिवर्सरी पर lifisdefense.com की तरफ से एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल पब्लिश किया गया है और इस आर्टिकल में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनोवा सर की उस स्पीच के बारे में जानकारी दी है जो कि उन्होंने दिसंबर 2019 में अपने रिटायरमेंट के 3 महीने बाद चंडीगढ़ मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट में दी थी, जिसमें उन्होंने यह बताया कि इस एयर स्ट्राइक के साथ भारत सरकार का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल क्लियर था कि जैश और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को संदेश देना
कि अगर भारत में आप पुलवामा जैसे हमले करवाओगे तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीओके में हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर हैं, हम आपको ढूंढ ही लेंगे। और इस स्पीच के दौरान फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान के स्विफ्ट रिटॉर्ट वाले प्रश्न पर भी उत्तर दिया था, जिसमें उन्होंने कहना था कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने टारगेट्स मिस कर दिए थे। पाकिस्तान ने जो हथियार गिराए थे तो वो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गिरे थे। इस ऑपरेशन में हमने अपना MiG-21 खोया था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपना F-16 खोया था और हमारे ट्रूप्स ने 2 एयरक्राफ्ट को नीचे आते हुए देखा है और पैराशूट्स भी 2 अलग अलग जगहों पर देखे गए थे। और जो ओपन सोर्स वीडियोस आई थी उन्होंने भी कंफर्म किया था कि 2 ऑब्जेक्ट 2 अलग अलग जगहों पर आसमान से नीचे गिरे। और वहीं F-16 का रडार ट्रैक जो कि गायब हो गया था तो उसे भी प्रेस के सामने दिखाया गया था। और बाकी फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये पूरा इंटरव्यू आप leafisdefense.com की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि तय था, आज सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के तहत अडानी डिफेंस द्वारा बनाई गई एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया गया है और इस उद्घाटन समारोह के दौरान इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद थे। ये जो एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया गया है, ये करीब 4000 रोजगार के अवसर पैदा करेगा और ये पूरे साउथ एशिया रीजन का सबसे लार्जेस्ट एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। और आज ऑपरेशन बंदर की 5वीं एनिवर्सरी को ही खास तौर पर ध्यान में रखते हुए इसका आज के दिन उद्घाटन किया गया और डेडिकेट किया गया है बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले ब्रेव वॉरियर्स को। इस कॉम्प्लेक्स में इंडियन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के लिए स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैलिबर के एम्यूनिशन प्रोड्यूस होंगे और ये कॉम्प्लेक्स कानपुर में करीब 500 एकड़ की जमीन पर बना है और यहाँ पे एम्यूनिशन के अलावा शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस मिसाइल्स का उत्पादन करने की भी योजना है। बाकी इसके अलावा सोमवार को ANI के साथ इंटरव्यू में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल वेपन के तौर पर इंडियन नेवी का प्रमुख हथियार बनेगी और इसे नेवी के पुराने मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाएगा। और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि एयर टू सरफेस वेपन के तौर पर ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स का भी प्रमुख हथियार बनने वाली है और अब पुराने मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस किया जा रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को इंस्टॉल किया जा रहा है। और नेवी चीफ ने भी कंफर्म किया कि अब हमारे पास इस मिसाइल को तेजी से इंस्टॉल करने की एक्सपर्टीज़ भी है और ये मेड इन इंडिया मिसाइल है तो इसकी रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स, इन सभी चीज़ों के लिए हमें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ भारत में ही उपलब्ध रहेगा और इसलिए हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि भारत का जो गगनयान मैन मिशन है तो उसको लीड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर के एक पायलट जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, तो इनको चुना गया है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कल 27 फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री अपनी तिरुवनंतपुरम वाली विजिट के दौरान गगनयान मिशन के क्रू मेंबर्स के नामों की घोषणा कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले कंफर्म हुआ था कि कुछ भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने कुछ एजेंट्स के बहकावे में आके रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है और फिर जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया था कि जिन भारतीय नागरिकों ने रशियन आर्मी को ज्वाइन किया है तो उनके अर्ली डिस्चार्ज के लिए रशियन अथॉरिटीज़ के साथ भारत की अथॉरिटीज़ लगातार बात कर रही हैं। लेकिन इसी पूरे मामले पर कुछ और रिपोर्ट्स भी देखी गई थी तो जिनका आज भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से खंडन किया गया है और ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को इनएक्यूरेट बताते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कंफर्म किया है कि इस तरह का हर एक केस मॉस्को में भारतीय एम्बेसी के ध्यान में लाया जाता है और जिसे हम स्ट्रांगली रशियन अथॉरिटीज़ के सामने रखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे भारतीय हैं जिनको रशियन आर्मी की सर्विस से ऑलरेडी अर्ली डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकियों के भी अर्ली डिस्चार्ज के लिए भारत सरकार रशियन अथॉरिटीज़ के साथ सक्रिय रूप से बात कर रही है और इस मामले को उच्च प्राथमिकता के साथ उठाया जा रहा है और इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल रविवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से सुमरो के संगठन लश्कर के एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया और इस दौरान 4 टेररिस्ट एसोसिएट्स की गिरफ्तारी भी की गई है और इनके पास से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी रिकवर हुए हैं और गिरफ्तार किए गए इन चारों की पहचान जहूर अहमद पंडित, बशीर हुसैन पंडित, इम्तियाज गुल और गुलजार अहमद खार के तौर पर हुई है। इनके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 20 पिस्टल के राउंड, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड्स और 24 इंसास के राउंड्स रिकवर किए गए। बाकी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी एक अपडेट यह है कि रशिया भी 6th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है और रशिया की योजना है कि 2050 तक वे अपना एक 6th जनरेशन फाइटर जेट डिप्लॉय करें और कहा गया है कि रशिया का जो नया 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा तो उसे एक डिटेल रिसर्च, कोलैबोरेशन और मिलिट्री स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन के साथ बनाया जाएगा। और खैर हमें पता है कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आया होगा, तो आप सभी का वो दुख हम समझ सकते हैं और हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हमें लगता है कि वो आपको पता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2014 में INS सिंधु रत्न की दुर्घटना में अपने साथियों की जान बचाते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर मनोरंजन कुमार और लेफ्टिनेंट कमांडर के मोवाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2010 में काबुल में आर्मी मेडिकल कोर के एक मिशन के दौरान हुए हमले में फेलो डॉक्टर्स की जान बचाते हुए मेजर L ज्योतिन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और हमारे इस वीर को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 फाइटर्स ने कौन से वेपन का इस्तेमाल किया था आतंकी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।